आदित्य जी, हम लोग चूंकि सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा प्रश्न अलग होगा। बीते दिनों अभी जो सतपाल मलिक ने अपना एक जो आज इस आंदोलन की शुरुआत करी, अब वो उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि वो राजस्थान में जाएंगे, वहां पर भाजपा को हराने के लिए कैंपेन करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। जयंत चौधरी उनको लेकर के जाने की बात कह रहे हैं, आरएलडी कह रही है कि वहां पर वो चुनाव लड़ेगी। तो इस जो एक तो सचिन पायलट की जो स्थिति है, थोड़ा-सा उस पर, और साथ ही साथ सतपाल मलिक, जयंत चौधरी की ये जो पूरी बात है, जो कैंपेन है, उसके संबंध में आपके पास जो जानकारी है, ज़रा उसकी बात करें। जहाँ तक सचिन पायलट का सवाल है, सचिन पायलट ने, आपको ज्ञात होगा, 11 मई को ये कहा था कि हम यात्रा निकालेंगे, और वो यात्रा का उन्होंने अनाउंसमेंट तब करा जब कर्नाटका में वोटिंग होनी थी 9 तारीख को, और 11 को उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, और 3 दिन की यात्रा में उन्होंने जयपुर तक की यात्रा की, और उन्होंने कहा कि मैं जो है स्थिति बदलना चाहता हूँ कांग्रेस की राजस्थान में, और वसुंधरा राजे के खिलाफ जो हमने वादे किए थे जनता से वो पूरे नहीं हुए हैं। उनके खिलाफ करप्शन के मामले, उनके खिलाफ संपत्ति के मामले, उनके खिलाफ मिस अप्रोप्रिएशन के मामलों को उन्होंने इस यात्रा के द्वारा उसको लोगों के सामने पहुंचाया। और उन्होंने ये भी कहा कि अशोक गहलोत जो हैं, उनकी हाईकमांड जो है वसुंधरा राजे, उन्होंने काफी गंभीर इल्जाम लगाया अशोक गहलोत पर। आपको ज्ञात हो, अशोक गहलोत पे ने एक टीवी प्रोग्राम में बयान दिया था कि सचिन पायलट जो है जैसे लोग जो हैं वो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तो उनको उम्मीद थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे जब कांग्रेस इलेक्शन जीती थी राजस्थान में, और उनकी तर्ज ये थी कि जैसे कमलनाथ को मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, बनाया गया, तो उसी तर्ज पे सचिन पायलट को भी, मुझे भी बनाया जाना चाहिए राजस्थान का सीएम। पर चूंकि वहां की सिचुएशन अलग थी, वहां के जो जब वहां सीएलपी की बैठक हुई उसमें मैक्सिमम एमएलए जो थे अशोक गहलोत के साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, तो जाहिर सी बात है अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया। उसमें सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाने की भी कवायद हुई, और उसके बाद उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। अब मामला यह है कि जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे तो उनकी पॉपुलैरिटी कोई खास बढ़ी नहीं, और वो वहीं पे थे जहां पे वो थे। उन्होंने अशोक गहलोत को जरूर टारगेट किया वसुंधरा राजे के मामले पर उसके अलावा उनकी अचीवमेंट क्या है। आपको याद हो, जब मानेसर में ये घटना घटी, जब एमएलए की खरीदो फरोख्त की बात चल रही थी, तो अंदर से खबर ये आई कि 15-15 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को दिए गए, वहां से आके को, वहां से निकल के बीजेपी में आने के लिए। पर चूंकि उनके पास संख्या नहीं थी पूरी, तो बीजेपी ने वो आइडिया शेल्व कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि ये पैसे जो दिए गए वो वापस नहीं लिए गए। अब फास्ट फॉरवर्ड 1.5 साल बीत गया, उनके बीच में सुलहनामा हुआ, राहुल गांधी ने इंटरवेंशन की, उनकी इंटरवेंशन के बाद 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बार उस समय हुई और एक बार अभी हाल ही के दिनों में हुई। अब 11 जून को उनके फादर की जो है वो एनिवर्सरी होती है, राजेश पायलट साहब की। अब प्रशांत किशोर कहा जाता है कि उनकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनकी पार्टी बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं, और आकलन कर रहे हैं कि ये पार्टी आगे कैसे मजबूत होगी। वसुंधरा राजे को वो टारगेट कर रहे हैं जिनकी खुद की रेपुटेशन मोदी सरकार के साथ अच्छी नहीं। मोदी सरकार ने हमेशा वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया है, क्योंकि वो एक सशक्त महिला है, और ये किसान विरोधी होने के साथ साथ ये सरकार महिला विरोधी भी है, और हमने पहलवानों के मुद्दे पे ये देख लिया है। तो अब वसुंधरा राजे को टारगेट करना और प्रशांत किशोर को लेके एक नई पार्टी बनाना, ये बीजेपी की मदद करना नहीं तो और क्या है। मुझे तो लग रहा है ये टीम बी बीजेपी की खड़ी हो रही है। एक तो उनके पास आधार नहीं है, आधार होता तो अभी तक जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार टूटी, वहां पे बीजेपी की सरकार आई, कर्नाटका में जेडीएस कांग्रेस सरकार टूटी, पुडुचेरी में कांग्रेस की टूटी, गोवा में आम आदमी पार्टी के एमएलए डिफेक्ट किए, तो ये डिफेक्शन तो बहुत इजीली की जा सकती थी अगर सचिन पायलट मजबूत होते और उनके पास एमएलए होते। क्योंकि उनके पास एमएलए नहीं थे, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इस आइडिया को शेयर कर दिया गया। और अब जो ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, चाहे ये प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से बन रही है या जो भी इसका नॉमिनकल्चर किया जा रहा है, ये सिवाय कांग्रेस की जड़ें काटने के, कांग्रेस का जो वोट बैंक है उस पर सेंध लगाने से, वसुंधरा राजे को टारगेट करना, कोई बीजेपी को उसका कोई आहत नहीं है। बीजेपी तो ऑलरेडी वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके बैठी, तो वसुंधरा राजे को टारगेट करने से कांग्रेस बीजेपी को क्या फायदा मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचेगा डायरेक्ट, और कांग्रेस का नुकसान वो वोट बैंक से करेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है प्रशांत किशोर ने, आपको ज्ञात तो बिहार में भी अपनी पार्टी बनाई थी, और वहां उन्होंने नीतीश कुमार को भी टारगेट किया हुआ है। तो इस तो बड़ा क्लियर है कि जहां जहां बीजेपी डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पा रही है, अपने लोगों द्वारा नई पार्टियों के गठन करवा के, पार्टियों में तोड़ करवा के, पार्टियों को तोड़ के, रीजनल पार्टीज को तोड़ के वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। इससे ज्यादा मैं इस
बात पे कुछ नहीं कहूंगा कि अगर राजस्थान में सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो बजाय बीजेपी की हेल्प करने के कोई पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला है, और एंड ऑफ द डे ये पार्टी जो है बहुत समय नहीं चल पाएगी, लोकसभा इलेक्शन में भी नहीं चल पाएगी और विधानसभा इलेक्शन में भी ये फ्लॉप हो जाएगी। सतपाल मलिक और आरएलडी, जहां तक जयंत चौधरी का सवाल है, जयंत चौधरी ने आज भी उनकी अपनी बिजनौर में 2 दिन का सहज अभियान चल रहा है, तो उस अभियान के दौरान उन्होंने आज एक भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है और ये किसान जब एमएसपी मांगते हैं तो उन पर डंडे बरसाती है। सूरजमुखी में 6400 रुपए एमएसपी निर्धारित की हुई है हरियाणा सरकार ने। इस साल उन्होंने बिक्री खरीद नहीं की। खरीद ना करने की वजह से बाजार का रेट जो है वो गिरकर 4200 रुपए चला गया, 4200 रुपए चला गया, और 1000 रुपए भवनंतर स्कीम में हरियाणा सरकार ने कहा कि हम उसका जो डिफरेंस है वो पूरा करेंगे। ये पूरा करने के बाद 5200 बढ़ता है, 6400 रुपए उसकी एमएसपी है, लागत का मूल्य भी किसानों का 5200 रुपए में पूरा नहीं होता है, तो 1200 रुपए का डिफरेंस है। इसीलिए सरकार के खिलाफ कि भाई जो आपने एमएसपी प्रॉमिस की है इस साल की, और सूरजमुखी का प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो हर साल बढ़ता है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो इनपुट कॉस्ट और फर्टिलाइजर कॉस्ट और सीड कॉस्ट भी किसान की बढ़ती है। इस साल उन्होंने कहा कि हम इस साल प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, अगले साल बढ़ाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, 6400 रुपए एमएसपी तो दीजिए, 5200 रुपए में एक 4200 रुपए उसको मार्केट से मिल रहा है, 1000 रुपए भवनंतर स्कीम जिसका पैसा एमएसपी की जो बात आप कर रहे हैं उस पे सरकार तो ये कह रही है कि हमने एमएसपी बढ़ा दिया है, 5% से 10% बढ़ाने की बात वो कर रही है। वो 5% 10% किस प्राइस पे बढ़ाया लिख रहे हैं? जो 5% 10% प्राइस बढ़ाया वो अगले साल के लिए बढ़ाया। इस साल जो 6400 रुपए एमएसपी वो नहीं मिल रही है। आप हरियाणा में किसी भी मंडी में पता कर सकते हैं, सूरजमुखी का जो प्राइस है वहां की लोकल मार्केट में वो बिक रहा है, प्राइवेट मंडी में आड़ती जो है उसको 4200 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए भ्रमणंतर स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 5200 रुपए रेट निकल के आता है जो कि 1200 रुपए कम है। अब यही बात जयंत चौधरी ने की कि एमएसपी की जो डिमांड कर रहा है किसान वो अंदाता है, क्या वो क्रिमिनल है जो उस पर आप लाठी बरसा रहे हैं? 44 नंबर हाईवे पे कल शाहबाद अमृतसर दिल्ली हाईवे पे जब परसों ये किसान वहां पे आंदोलन कर रहे थे तो प्रशासन के कई अधिकारी वहां पे आए, आईजी भी आए, एसपी भी आए। आईजी को साफ साफ कहा गया प्रशासन से 3 बार की वार्ता फेल हुई, 3 बार की। ये नहीं है कि वो ऐसे उठे और सड़क पे चले गए, ये सरकार सब बातें बताती नहीं, हमें तो अंदर की बात पता है। 3 बार प्रशासन के साथ टॉक फेल हुई। चौथी बार जब उनको कहा गया मीटिंग के लिए तो उन्होंने मीटिंग देने से मना कर दिया। हार के किसान हाईवे पे गया, और हाईवे पे जब आईजी साहब आए तो उनको कहा गया कि आप मिनिस्टर तुरंत मीटिंग करा दीजिए, 2 घंटे में हम धरना उठा लेंगे। बजाय उनकी मीटिंग अरेंज कराने के उन्होंने उन पर लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें से 100 से ज्यादा इंजर्ड हैं, और एक हमारे किसान लड़के को, रंजीत को, पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किया गया है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत बुरी तरीके से डंडे मारे हैं और वो बहुत बुरी तरीके से हर जगह से वो सूझ गया है। तो ये उनके साथ किया गया, और इसके खिलाफ सतपाल मलिक ने भी कहा है, जयंत चौधरी ने भी कहा कि जिस तरीके से किसानों पे डंडे ये सरकार बरसा रही है, किसानों की बात नहीं सुनती है, फसलों पे एमएसपी नहीं देती है। अभी आधा घंटा पहले दीपेंद्र हुड्डा वहां पहुंचे, जहां हम लोग 12 तारीख को पीपली में एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं इस सरकार के खिलाफ, हरियाणा की सरकार और सेंट्रल सरकार के खिलाफ। और पीपली में के प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के लिए वहां दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे रैली में आज कुरुक्षेत्र अपना करनाल में, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार, जब हमने रायपुर में और जयपुर में अपना कन्वेंशन किया था, भूपेंद्र हुड्डा को एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट के लिए उनको इंचार्ज बनाया गया था, तो ये बात हमने दोनों कन्वेंशन में क्लियर कर दी है कि अगर सेंटर में हमारी सरकार आती है, हरियाणा में तो हम करेंगे ही, अगर सेंटर में हमारी सरकार आती है तो हम एमएसपी मैक्सिमम क्रॉप्स पे लागू करेंगे। ये उन्होंने पहली बार ऐसा कोई बयान किसी कांग्रेस के नेता द्वारा आया है जिसका हम स्वागत करते हैं कि हम उस पे करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो एमएसपी से कम रेट पे खरीदेगा उसको दंड का भी प्रावधान करेंगे। ये बात आज दीपेंद्र हुड्डा ने कही है, वो कहां तक सच है ये तो वक्त ही बताएगा। और ये एक कवायद एमएसपी को लेकर जो कि एक लांबित मुद्दा था, और किसानों के ऊपर जो केसेस का मुद्दा जो लांबित मुद्दा था, वो पहलवानों के साथ भी जुड़ गया, महिलाओं के साथ भी जुड़ गया। अब महिलाओं के उत्पीड़न का फैसला 15 तारीख को होना है, आपको पता है इस बारे में। तो 15 को क्या होता है ये तो टाइम ही बताएगा। पर अभी जो हालात हैं कर्नाटक की जीत के बाद, कहीं ना कहीं बीजेपी पिछले 4-5 बार से जो 4-5 आंदोलन हुए हैं अभी तक के, उसमें बीजेपी कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में इतनी हत्याओं के बावजूद एक भी वक्तव्य नहीं दिया, एक भी बयान नहीं दिया कि मिजोरम में जो हो रहा है वो घटना सही नहीं है। उनके बीजेपी का एक नेता भी, आपके पास आते हैं।
अभी आपने सचिन पायलट की यात्रा का जिक्र किया था, विवेक सर ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। सचिन पायलट ने जो यात्रा निकाली थी, उसका जब समापन हुआ तो उसमें उन्होंने 3 मांग रखी थी। एक, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच किया जाए। उसके बाद उन्होंने जो मांग की थी वो दोनों मांगे युवाओं को लेकर के थी, सीधे-सीधे। एक जो आरपीएससी की स्थिति को ठीक करने की, दूसरा जो पेपर लीक हुए और जो परीक्षार्थियों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई किए जाने की बात। सर हम बात केवल भ्रष्टाचार वाली कर लेते हैं। साल 2018 में जिस वक़्त राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वही भ्रष्टाचार गिनवा करके वो वोट माँगते फिर रहे थे। उसी के दम पर उनको वोट मिला था। अब अगर इन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती है और दोबारा कांग्रेस में रहते हुए लोगों के बीच में वो जाना चाहते हैं, तो भले ही ये चीज़ें भाजपा के लिए कही जाती हो कि भई वो चीज़ों को सुनते नहीं हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं, बेशर्म हो चुके हैं, सारी चीज़ें। पर अभी तक तो कांग्रेस के ऊपर ये लेबल नहीं लगा है ना कि वो उनके नेता जो है वो बात नहीं सुनते हैं, वो बेशर्म हो चुके हैं, अपनी बातें ढूँढते हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो फिर कैसे जाएँगे चुनाव में अगर इन मुद्दों को वो उठा रहे थे, तो उसमें गलत क्या था? आखिर अशोक गहलोत ने ये बात कही कि उनके साथ परमानेंट समझौता हो चुका है। उनको हम जो उनके विधायक थे जिन्होंने पैसा लिया उनको माफ़ कर चुके हैं। ये सारी बातें उन्होंने खुले मन से कह दी हैं अब तक। लेकिन वो एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार की जाँच करवाएँगे। देखिए, यहाँ जो भ्रष्टाचार का मामला है, वो भ्रष्टाचार का मामला किसके ऊपर लगा है? वहाँ की तत्कालीन जो उस टाइम की चीफ मिनिस्टर थी, उनके ऊपर लगा है। अब उसकी जांच जो है कमेटी बनाई हो, मुझे लगता है अशोक गहलोत ने ये कहा था कि हमने जांच करवाई थी, उस जांच में कुछ निकला नहीं, और ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि कोई हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या हम उन लोगों पे जांच नहीं करवाना चाहते जो चाहते हैं सचिन पायलट जांच करवाना। उस पर वो एक बोलते नहीं नॉन है सर, इशू उस पे बोलते ही नहीं है वो। जी, उस पे नहीं बोलते हैं वो। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया की जाँच के मामले पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा, नहीं, किन्होंने? अशोक गहलोत ने, आप कह रहे हैं? जी, अशोक गहलोत देखिए, की बात। जी जी जी, जहां तक अशोक गहलोत की बात है, देखिए, कांग्रेस ने हिमाचल में अपना कैंपेन चलाया। उनका मामला जो था उस टाइम पे ये था कि हिमाचल और कर्नाटक की सरकार पे 40, कर्नाटक की सरकार पे तो 40% कमीशन का आरोप था, और हिमाचल की सरकार को जो लंबित मुद्दे थे, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम हो गई या और चीजें थी, वहां की लोकल इश्यूज थे, लोकल इश्यूज पे वो इलेक्शन लड़के कांग्रेस वहां जीती। कर्नाटक में तो करप्शन का मुद्दा था। मोदी जी ने कहा मुझे वोट दो, मैं अपने नाम पे वोट मांगना चाहता हूं और ये वोट मुझे जाएगा। तो कर्नाटक की जनता को ये बात जो है समझ में नहीं आई कि जब लोकल इश्यूज पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों वोट मांग रहे हैं। अब रही अशोक गहलोत की बात। अशोक गहलोत ने अगर चुप्पी साधी हुई है वसुंधरा राजे के मामले में और ये चाहते हैं कि उस पर जांच हो, और इलेक्शन में जब 6 महीने बचे हैं तो अभी तक 4.5 साल में उन्होंने इसकी डिमांड क्यों नहीं की? अब वो ये कहते हैं कि मैंने डिमांड की पर मेरी बात को इंटरनली सुना नहीं गया, तो अब मैं उसको एक्सटर्नली लेके आया हूं। मुझे लगता है एक नॉन कोर इशू को कोर इशू बनाकर पार्टी से अलग थलग बयानबाजी करना, यात्रा निकालना, ये सब एक भूमिका बनाई जा रही है एक नई पार्टी के संरक्षण रक्षणा करने की। वो मन बना चुके हैं, वो कांग्रेस से बाहर जाना चाहते हैं, उनको एक एक्सक्यूज चाहिए। उनके पास एक्सक्यूज ये है कि मुझे सीएम नहीं बनाया गया जबकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट था, मुझे मेरे हिसाब से कैबिनेट नहीं बनाई गई, और अब जब मुझे कहा गया था कि जब गहलोत साहब को अध्यक्ष बना, कांग्रेस का अध्यक्ष पद पे बना देंगे और उसके बाद आपको सीएम बना देंगे, तो वो उनकी लालसा जो थी वो लालसा वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने खुद ही विड्रॉ कर दिया अपना नाम और खड़गे साहब जो है कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। तो उनको कहीं भी लीवे नहीं मिला, तो उन्होंने एक नॉन कोर इशू को कोर इशू बनाकर और उस पर यात्रा निकाल दी, और अब कह रहे हैं वो अपनी पार्टी बनाएंगे। उसके लिए प्रशांत किशोर को उन्होंने रिक्रूट कर लिया। तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जब वो प्रेसिडेंट रहे, जब वो उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो अपनी पार्टी बना के तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। कांग्रेस में तो कई काम खुद ब खुद हो जाते हैं। भाई उनका प्रभुत्व था, उनके फादर की एक लेगेसी थी, उस लेगेसी के बेसिस पे वो कम उम्र में मिनिस्टर भी बने और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट भी रहे। तो चीज है कि इनको सचिन पायलट को समझना चाहिए था कि इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारियां मिल जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाना, ये शायद 2 या 4 लोगों को नसीब हुआ है पिछले 74 साल में। तो उसकी कदर ना करना और ये कह देना कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, और वसुंधरा राजे के मामले में अशोक गहलोत को घेरना। और अशोक गहलोत ने अगर काम अच्छा नहीं किया होता तो उनके साथ एमएलए क्यों होते भाई? हेल्थ इश्यूज पर उन्होंने एक हेल्थ कार्ड बनाने की बात की, और भी कई कोर इश्यूज थे जिन पे बात की। मध्य प्रदेश, राजस्थान में इलेक्शन आने वाले हैं, कांग्रेस ऑलरेडी अपनी पॉलिसीज बना के बैठी है कि हम इतनी यूनिट बिजली देंगे, इतना हम भत्ता देंगे, जो महंगाई का भत्ता देंगे महिलाओं को,
₹500 में सिलेंडर की योजना तो ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते में जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है कि ₹500 में सिलेंडर दिया जाएगा। उसके अलावा जो बेरोजगार है उनको भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ, जो महिलाएं प्रमुख है परिवार की उनके लिए किया जाएगा। तो कांग्रेस एक कॉम्पनसेटरी वेलफेयर मैकेनिज्म में चल रही है, एक हवा बन रही है। बीजेपी के कई शीर्ष नेता, हमारे उत्तर प्रदेश में कई शीर्ष नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस को फिर से रिवाइवल पे ला रहे हैं। तो सचिन पायलट का कांग्रेस से इस समय जाना और अपनी प्रगतिशील कांग्रेस बनाना, ये कुछ नहीं, सिर्फ कांग्रेस की स्ट्रेंथ को तोड़ना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मानेसर में जो प्रोजेक्ट फेल हो गया, उसी प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की प्रदेश और राजस्थान में कोशिश की जा रही है, पर यह कोशिश नाकामयाब हो जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, किसानी का जो एमएसपी का लंबित मुद्दा है, महिलाओं का जो मुद्दा है, और सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें दलित और पिछड़े वर्गों के बारे में कांग्रेस ने यह कहा है कि हम जाति जनगणना करा के और तमाम सोशल जस्टिस की स्कीम जो अभी तक लंबित थी वो हम पूरा करेंगे। इन 4 मुद्दों पर अगर सचिन पायलट कांग्रेस के साथ खड़े मिलते तो वो मजबूत होते। चूंकि उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है, मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते में वो कामयाब होंगे। और जाहिर सी बात है कि उनका ये जो प्रोजेक्ट है कांग्रेस से निकलना, अभी भी वो सोच विचार कर सकते हैं। हो सकता है बैकडोर में बातचीत उनकी चल रही हो कांग्रेस के शीर्ष आला कमान से। अगर ये रुक जाता है मामला तो सचिन पायलट के लिए अच्छा होगा, पर अगर किसी भी हालत में वो दूसरी पार्टी बनाएंगे तो उसमें वो सफल नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है।